लास्ट क्लास कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया था, ठीक है। जस्ट एकदम बेसिक्स देखा था कि कंपनीज होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, और कितना फॉर्म्स में कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है, ठीक है। कंपनी क्या था, डेफिनेशन क्या था? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। डेफिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, मैनेजमेंट चाहिए उसको रन करने के लिए, राइट। क्योंकि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर हमने देखा था कि कंपनी जब क्रिएट होता है तो उसको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन 3 वे में हो सकता है। एक, चार्टर्ड कंपनीज किसको बोलते हैं हम लोग? रॉयल क्राउन के अंडर में यदि रजिस्टर्ड है कोई भी कंपनी तो वो चार्टर्ड कंपनीज है। उसके बाद स्टैट्यूटरी कंपनीज, वो क्या था? स्पेशल एक्ट के अंदर, कोई भी स्पेशल एक्ट में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। जैसे कि तुम्हारा कोई भी बैंक्स जितना भी है सारा का सारा आरबीआई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। फिर जितना भी इंश्योरेंस बिजनेस है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर कोई भी हो, वो सारा आईआरडीए एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। क्लियर है? तो वो हो गया स्टैट्यूटरी कंपनीज। उसके बाद होता है रजिस्टर्ड कंपनीज का मतलब जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। एट प्रेजेंट चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, या तो उसके अंदर या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट था उसके अंदर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है उसको हम लोग रजिस्टर्ड कंपनीज बोलता है। एग्जांपल कोई भी ले लो, एट प्रेजेंट सिनेरियो टीसीएस, टाटा, पतंजलि, मारुति सुजुकी, ये सब क्या है? दीज आर ऑल रजिस्टर्ड कंपनीज। क्लियर है? फिर हमने देखा था शेयर्स, ठीक है। शेयर्स का मीनिंग क्या था? जब कंपनी अपने टोटल कैपिटल को डिविजिबल यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, देन इट इज नोन एज कैपिटल। इट सच स्मॉल यूनिट इज नोन एज कैपिटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स। एंड जो पर्सन ये शेयर्स होल्ड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। सो टेल मी, शेयर होल्डर्स आर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी और ओनर्स ऑफ द कंपनी? ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर, मैनेजमेंट। कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर्स, ठीक है। क्या बोलोगे? मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी? एम्प्लॉयज, जरूरी नहीं है डायरेक्टर्स ओनर्स हो। इफ डायरेक्टर्स के पास कंपनी के शेयर्स है तो उन लोग क्या होगा? दे आर ऑल्सो दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है ये चीज? फिर हमने देखा था कि शेयर्स दो तरह का होता है। एक है तुम्हारा इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों में एक मेजर डिस्टिंग्विश था, क्या था? कंपनी जब अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको हम लोग क्या टर्म बोलता है? डिविडेंड। कंपनी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको हम लोग क्या बोलेगा? डिविडेंड। ठीक है। जब कंपनी डिविडेंड बांटेगा ना तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को मिलेगा और बाद में इक्विटी वालों को मिलेगा। एंड जिस दिन कंपनी बंद होने वाला है तो पहले किसको पैसा मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को मिलेगा और बाद में इक्विटी वालों को पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो ये उनका थोड़ा सा नाम में था। किसमें ज्यादा रिस्क है? इक्विटी में ज्यादा रिस्क है, प्रेफरेंस में ज्यादा रिस्क नहीं है। इसका मतलब प्रेफरेंस में जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने एग्जांपल लिया था, 1000 रुपए लगाया, 10% है तो 10% मतलब मैक्सिमम तुमको 100 रुपए का ही डिविडेंड मिलेगा। बट इक्विटी शेयर्स के केस में कितना भी डिविडेंड मिल सकता है। क्लियर है ये वाला चीज? फिर बताओ, और भी कुछ पढ़ा था कि इक्विटी वाले लोग कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में काम करता है, वेरेस प्रेफरेंस वाला लोग नहीं करता। इक्विटी वाला लोगों को वोटिंग राइट्स होता है, वेरेस प्रेफरेंशियल वालों को कभी कभी वोटिंग राइट्स देते हैं बट विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। नॉर्मली नहीं मिलता बट कभी कभी देते हैं हम लोग, तब क्या होता है? विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। जैसे पावर इक्विटी वालों का है ना, उतना पावर प्रेफरेंस वालों का नहीं होता। क्लियर है? व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? ठीक है।
तो सबसे पहले उसी का डिस्टिंग्विश लिखेगा अपन, आज वहीं से स्टार्ट करेगा। आज हम लोग कवर करेगा कितना टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है, ठीक है, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, इसको एकदम अच्छे से समझेगा। और फिर कुछ कुछ और डेफिनेशंस है, जैसे स्मॉल कंपनी क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, वो सारे के बारे में हल्का सा टच करेंगे उस। और यदि नहीं किया तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाऊंगा कि हम लोग शेयर्स होता क्या है, कैसे देना है, क्या नहीं। वो थियोरिटिकल पार्ट है, कभी भी कवर कर लेगा अपन। तो सबसे पहले लिखता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स distinguish between equity shares and preference shares. क्या लिखेगा अपन, बोलो क्या लिखेंगे। यस, रेट ऑफ डिविडेंड is not fixed for equity holders. रेट ऑफ डिविडेंड मतलब परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, वेयर प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है, dividend rate is fixed in case of preference share holder. फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है इन लोग को। और क्या है, डिविडेंड इज distributed to equity holders after giving it to preference holder। इक्विटी वालों को अपन बाद में डिविडेंड देगा प्रेफरेंस वालों से, और इधर क्या लिख देगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उल्टा लिख दो उसका, receives dividend prior to equity shareholder। और क्या था, these have voting rights in the company
और इसके अंदर क्या लिखेगा, नॉर्मली वोटिंग राइट्स आर गिवन with certain restrictions. Normally, voting rights are given with certain restrictions. नहीं, कभी कभी कुछ कुछ को मिलता है, सर्टेन सिनेरियो, सर्टेन सिचुएशन में, कुछ कुछ मीटिंग्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पावर होता है कि उन लोग वोट कर सकता है कुछ कुछ मीटिंग में। हाँ, इक्विटी वाला का तो हर मीटिंग में वोट करने का पावर है, लेकिन प्रेफरेंस वालों का कुछ सिनेरियोज ऐसा है कंपनीज एक्ट में जहां पे इनको पावर दिया गया है कि आप लोग का वोट भी कंसिडर किया जाएगा, इसीलिए विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। और क्या लिखेंगे, नहीं वो भी ऑनर ही होता है, शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स, बस थोड़ा सा वैल्यूज में फर्क है उनका। ऑल द शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स ऑफ द कंपनी। यस, दे पार्टिसिपेट इन डे टू डे management of company, they participate in day-to-day management of company. मैनेजमेंट मतलब काम करना होता है, ऑपरेशंस, कंपनी का सारा दिन रात में क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, किधर क्या करवाना है, डायरेक्टर्स चाहिए ना, तो वैसे ही इक्विटी वाले लोग पूरा इन्वॉल्व रहते हैं कंपनी के साथ, बट प्रेफरेंस वाले इन्वॉल्व नहीं रहते, वो डे टू डे मैनेजमेंट मतलब डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको जस्ट बोला जाता है जब आपका जरूरत होगा तो बुला लिया जाएगा। वेरेज इक्विटी वालों के पास तो पूरा हक है, जाके पूरा बोर्ड मीटिंग में बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, बट ये सारा चीज प्रेफरेंस शेयर वालों के पास नहीं है। They do not participate in day-to-day operations or management of company. अब एक चीज ध्यान में रखना, कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाया, माइट बी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था, बिकॉज डिविडेंड देने का मतलब प्रॉफिट बांटना, वो तो प्रॉफिट होगा तभी बांटेगा ना, इस कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है तो बांटेगा कहां से, नहीं बांट सकता, तो कंपनी ने नहीं बांटा। अब नेक्स्ट ईयर कंपनी में प्रॉफिट हो गया, कंपनी डिविडेंड बांटेगा, पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिलेगा पता है, लास्ट ईयर का प्लस करंट ईयर का, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है। वेयर एज इक्विटी वालों को कितना डिविडेंड मिलेगा, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड, उनको पिछले साल का अब डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो गया, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली क्यूमुलेटिव होते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर कोई ईयर का डिविडेंड नहीं मिला है, तो नेक्स्ट ईयर जब मिलेगा ना, तो नेक्स्ट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर का ऐड होके मिलेगा, यानी उनका डिविडेंड ऐड होता जाता है, क्यूमुलेट होता जाता है। यहां लिखना इक्विटी में dividend, if any, not paid for a financial year, then it is not accumulated। accumulated का मतलब उसको इकट्ठा नहीं करती है कंपनी,
नहीं दिया मतलब नहीं दिया। If dividend for any financial year is not paid, then it is accumulated and paid along with future dividend। फ्यूचर में जब डिविडेंड मिलेगा तो उसके साथ में ऐड होके मिलेगा। आई होप आप लोग को क्लियर है। एक बार बताना फिर से, इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस है? रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ इक्विटी, whereas इन केस ऑफ प्रेफरेंस इट इज फिक्स्ड। ठीक है, देन dividend is given after making payment to the preference shareholder, whereas preference shareholder receives dividend prior to equity share dividend। ठीक है, then voting rights इक्विटी वालों का है, प्रेफरेंस वालों का नॉर्मली रहता है कभी कभी बट विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, फिर डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है इक्विटी वाला लोग, वेरेज प्रेफरेंस वाला नहीं करता। ठीक है, फिर डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, वेरेज इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होगा? डिविडेंड एक्यूमुलेट होता जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है यहां तक? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बिकॉज इक्विटी शेयर्स का कोई टाइप्स नहीं होता, इक्विटी इज इक्विटी, बट प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। टोटल 8 तरीके का प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। बेसिस है अलग अलग, बट उस बेसिस को मैं लिख नहीं रहा हूं, चाहिए तो हेडिंग दे सकते थे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। दो होता है, क्यूमुलेटिव और एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है कन्वर्टिबिलिटी के लिए कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होगा नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नाम पता होना ही बहुत है, और इसके अंदर का अपन लिख लेगा थोड़ा थोड़ा, वो उतना नॉलेज मोर देन एनफ है। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक होगा नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और एक है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या चीज? ये 8 तरीके का प्रेफरेंस शेयर होता है। देखो पहले नाम से समझो कि क्या होता है, फिर उसके अंदर लिख लेगा क्यूमुलेटिव। अभी मैंने बोला था क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इफ कोई पर्टिकुलर ईयर का डिविडेंड नहीं मिला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो नेक्स्ट ईयर ऐड होके मिलेगा, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है इफ कोई पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर अब नहीं मिलेगा, वो गया, खत्म, लैप्स, वो हो गया नॉन क्यूमुलेटिव। एक होता है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करवा सकता है इक्विटी शेयर्स में, आपके पास ऑप्शन है। और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, आप उसको कन्वर्ट नहीं करवा सकता, मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, आपको आपका पैसा ही रिटर्न में मिलेगा, दैट इज नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है। फिर एक होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट करना। ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम या फिर एट कंपनी का मर्जी से, एट द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी, कंपनी क्या करता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपेमेंट कर देता है। क्योंकि एक तरह से प्रेफरेंस शेयर देगा और कंपनी पैसा ले रहा है तो कंपनी का फर्ज बनता है ये पैसा रिटर्न करे। तो ये रिडीमेबल है तो कंपनी क्या करेगा आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको रिडीम कर देगा, मतलब रीपेमेंट कर देगा। इरिडीमेबल का मतलब है कि कंपनी उसको रीपेमेंट ही नहीं करेगा। कब रीपेमेंट करेगा? जिस दिन कंपनी बंद होने वाला होगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन बोलता है कि कंपनी मैक्सिमम 25 इयर्स ऑफ लाइफ के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है, यानी 25 साल के बाद तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब इरिडीमेबल हो ही नहीं सकता। इरिडीमेबल का मतलब क्या है कि कंपनी उसको रीपेमेंट करेगा ही नहीं। कब करेगा? जब कंपनी बंद होगा। अरे कंपनी तो क्या पता 100 साल तक चलता रहे, राइट? तो कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है, बोलता है मैक्सिमम एक कंपनी 25 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है। बट यदि वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? रियल स्टेट, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज। तो ये कंपनी यदि प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है तो इनके लिए 30 इयर्स लिख दिया, इन लोग 30 इयर्स के लिए कर सकता है। बाकी ऑर्डिनरी कंपनी मैक्सिमम 25 साल के लिए ही प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकता है। इसका मतलब इरिडीमेबल प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता। क्लियर है? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? देन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग मतलब कि नहीं, कोई ना कोई चीज में पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेटिंग का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो बेसिकली यहाँ इन्वॉल्वमेंट का मतलब काम से नहीं है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब काम से नहीं है, रोकड़ा से है, कमाई से है। तो बोलता है जब कंपनी अपना बंद होने वाला है, कंपनी बंद होने वाला है, प्रेफरेंस वालों को पेमेंट करेगा, इक्विटी वालों को भी पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी कंपनी का कोई एसेट्स बच गया है तो उसको जो बेच के पैसा आएगा उस पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट इज पार्टिसिपेटिंग, उनको समथिंग एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट? बट इन केस ऑफ ए नॉन पार्टिसिपेटिंग, उनका जितना पैसा मिलना है उनको दे दिया ना, उसके बाद इक्विटी को पेमेंट करने के बाद भी कंपनी के पास पैसा पड़ा है तो उसमें से 1 रुपए भी प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिलेगा। दैट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? एक बार फिर से बताना क्यूमुलेटिव क्या है? डिविडेंड एक्यूमुलेट होके उनको मिलेगा। ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब
डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होगा, लैप्स, मिला तो मिला वरना गया। कन्वर्टिबल का मतलब इक्विटी शेयर्स में ऑप्शन है कन्वर्ट करवाने का। नॉन कन्वर्टिबल मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको पैसा ही मिलेगा, राइट। रिडीमेबल का मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या कंपनी के पास पैसा आते ही कंपनी क्या करेगा, उसका रीपेमेंट कर देगा। इरिडीमेबल का मतलब एट द एंड ऑफ द लाइफ तभी रीपेमेंट करेगा, कोई फिक्स पीरियड नहीं है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्यों नहीं है? बिकॉज कंपनीज एक्ट बोलता है, सेक्शन याद नहीं करवा रहा हूं मैं तुम लोग को, कंपनीज एक्ट बोलता है कि एक कंपनी मैक्सिमम कितना लाइफ के लिए प्रेफरेंशियल इशू कर सकता है, 25 years, बट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज 30 years। क्लियर है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा फंड आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी, कुछ बचा है तो उसमें से भी कुछ शेयर प्रेफरेंस को मिलेगा, दैट इज पार्टिसिपेटिंग। मतलब उन लोग पार्टिसिपेट कर रहा है एक्स्ट्रा फंड में। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में नथिंग एक्स्ट्रा इज गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है? इसी चीज को लिखो तो 2-2 लाइन में, 2-2 3-3 लाइन, या मैं लिखाऊं? हाँ? दिमाग में रहेगा नेक्स्ट क्लास। हाँ हाँ, क्यों नहीं देता है? तुम में प्रॉफिट इज अ रिवार्ड जो कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो एक्चुअल कैपिटल, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किया, उसमें क्या करता है, एक मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, 10 लाख रुपए लगाया, ये है कैपिटल उसका, राइट, कैपिटल है। फिर हर साल बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट किसको देता है? मालिक को देता है ना। जिस दिन दुकान बंद होगा, जिस दिन दुकान बंद होगा, ये जो तुमने 1 लाख रुपए बिजनेस में, 10 लाख बोला 1 लाख, 10 लाख रुपए जो तुमने इन्वेस्ट किया है, क्या ये बिजनेस तुमको रिटर्न नहीं करेगा क्या? तो होने से ही तो नहीं कर पाया, तो मालिक है, गया पैसा, डूब गया। यही तो रिस्क है ना, मालिक होने का यही तो रिस्क है। नहीं है कंपनी के पास पैसे तो डूब गया, रिस्क था, तुमने रिस्क खेला, तुमने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो कंपनी के लिए वो क्या है, शेयर कैपिटल है, राइट। अब वो कैपिटल तो है, अब तुमने वो पैसा लगा रखा है कंपनी में, हर साल कंपनी परफॉर्म कर रहा है, उस परफॉर्मेंस से जो पैसा अर्न कर रहा है उसको थोड़ा थोड़ा करके एज ए डिविडेंड तुम्हें बांट रहा है, वो तो एक्स्ट्रा रिवार्ड है। लेकिन जो कैपिटल है उसका तो रीपेमेंट मिलेगा ना तुमको, तो उसको बोलता है रिडीमेबल, रीपेमेंट करना, वो तो तुम्हारा हक है, तो वो तुमको मिलेगा, वही है रिडीमेबल। ठीक है, तो ये क्लियर है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो, हम लोग इतना देर से शेयर्स 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 ये सब बात कर रहे हैं। बेसिकली जब भी कंपनी शेयर्स देता है, तो जो शेयर्स रिसीव करता है वो बन जाता है कंपनी का शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, कैपिटल है वो। हम सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस में पैसा लगा रहा था, तो उसको बोलता था कैपिटल। जब पार्टनरशिप सीखा, तो जब पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाया, तो हमने उसको क्या नाम दिया, पार्टनर्स कैपिटल। बिकॉज एक से ज्यादा लोग हैं, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, राइट। अब यहां पे इतने सारे शेयर होल्डर्स होंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, शेयर कैपिटल। ठीक है, उनके पैसे को अपन क्या लिखेगा, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एकदम लास्ट में सीखेंगे। मैंने बोला था कि जब अपन पूरा शेयर्स के रिगार्डिंग अकाउंटिंग करना सीख लेंगे ना, तब जाके उसको अपन लिखेगा। अब शेयर्स तो चलो इशू करना ही करना है, कैसे इशू करता है अलग बात है, लेकिन कंपनी जब रजिस्टर्ड करता है, कंपनी जब अपने आप को रजिस्टर करवाता है, तो ये है कंपनी, सपोज ये है अपना कंपनी,
ये कंपनी अपने आप को कहां रजिस्टर्ड करवाता है? यहां एक ऑफिस होता है जहां पे वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। इस ऑफिस को बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रजिस्ट्रार, रजिस्टर ऑफ कंपनीज नहीं बोला। क्यों रजिस्ट्रार? बिकॉज यहाँ पे इंडिया में जितना भी कंपनीज है उन सबका नाम यहाँ लिखा हुआ होता है। सिर्फ एक का होता तो बोल देता है एक कंपनी का रजिस्टर ऑफ कंपनी, बट ये सारा कंपनीज को मैनेज कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, अब जब अपन रजिस्टर करने जाएगा, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो देना ही पड़ेगा, उसके बिना कंपनी कभी अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता। कौन सा? यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दो डॉक्यूमेंट ये लेके जाएगा, एक होगा MOA और एक AOA। क्लियर है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल में क्या होता है, इसका ए पता रहेगा ना, ए का मतलब आर्टिकल है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये क्या है? एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके कुछ काम कर रहा है, उसको एसोसिएशन बोलता है। ठीक है, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? क्या हमारा इंडिया का कुछ सर्टेन आर्टिकल है क्या? उस आर्टिकल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान। ठीक है, जहां पे हमारे इंडियन लॉज का रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है कि कोई खून कर देगा तो उसके साथ क्या करेगा, चोरी करेगा तो उसके साथ क्या करेगा, सोशल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करेगा तो उसके साथ क्या करना है? कोई क्या कर देगा? बोलो बोलो, क्या कर देगा? ठीक है, कोई भी अपना नेशनल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को खराब करने का कोशिश करेगा तो उसके साथ क्या करना है? तो हमने हमारे संविधान में लिख के रखा है ना। सिमिलरली कंपनी का एक आर्टिकल होता है, जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, कल को कंपनी में कुछ भी हो गया, किसी एम्प्लॉय के साथ बुरा हुआ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसके लिए कंपनी क्या एक्शन लेगा, कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारा चीज जो लिखा हुआ होता है ना, उस डॉक्यूमेंट को अपन बोलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है? कंपनीज के आदमी लोग खुद बनाते हैं, हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर तरीके से। डायरेक्टर्स हायर करते हैं प्रोफेशनल्स को, वो बना के देता है कि एक कंपनी में एक बेसिक क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। ऑलमोस्ट सिमिलर बट डिपेंड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, कैसा नेचर ऑफ कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग है तो कुछ और होगा, ट्रेडिंग है तो कुछ और है, साइबर से रिलेटेड है तो कुछ और होगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हर कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग है। जैसे स्कूल्स एंड कॉलेज, दोनों में ही एजुकेशन है, बट दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन में डिफरेंस है, राइट? जैसे कि आप लोगों का तो फिर भी कॉलेजेस में स्कूल यूनिफॉर्म है, जैसे स्कूल का स्कूल यूनिफॉर्म है वैसे कॉलेज का ड्रेस कोड है। बहुत सारा वर्ल्ड में, इंडिया में कॉलेजेस जहां ड्रेस कोड नहीं है, बट स्कूल्स बहुत रेयरली होगा जहां ड्रेस कोड नहीं है। तो रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस तो है ना। क्लियर है? तो ये रूल्स के ऊपर है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाता है, इसके अंदर डायरेक्टर्स वगैरह के साइन वाइन अप्रूव करके ROC को दे देता है कि सर चेक कर लो, ऐसा ऐसा है। इफ ROC को सब कुछ सही लगता है, सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट है, तब ROC उनको रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज दे देता है कि आपका कंपनी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है कि आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है इंडियन लॉ में, अब आप कल से बिजनेस कर सकते हैं। बट जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता, आप कंपनी के नाम से धंधा नहीं कर सकता। क्लियर है? तो दो डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट, सबमिट करेंगे। कौन सा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कहां पे सबमिट करेगा?
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अब देखो आर्टिकल क्या होता है वो समझ लिया, संविधान है, एक तरह से कंपनी का संविधान है जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये क्या है? यस, हाँ, यहाँ पे कंपनी का कोर इंफॉर्मेशन होता है। एक तो चीज ध्यान रखना, ये मेमोरेंडम है, मतलब एग्जैक्ट हर टाइम ऐसा रहे जरूरी नहीं, इसको बदला जा सकता है। इट कैन बी चेंज्ड, बट सर्टेन रूल्स एंड प्रोसेस है चेंज करने का, अपने को वो नहीं सीखना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि कंपनी का एड्रेस, कंपनी के कौन से डायरेक्टर्स है, कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करेगा। क्योंकि कंपनी जब रजिस्टर करता है ना, तो आपको बताना पड़ता है कि कंपनी कितना रुपए से रजिस्टर्ड हो रहा है, कैपिटल। बट आजकल वो रूल हट चुका है कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स, मिनिमम वाला रूल हट चुका है। बट आपको ये बताना पड़ता है आरओसी को कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी कितने शेयर्स इश्यू कर सकता है, कितना शेयर, मतलब कंपनी अपना कितना हिस्सा बांटेगा इन नंबर्स, कि 10,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स, 5 लाख शेयर्स, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ शेयर्स, डिपेंड्स। आप जितना बड़ा नंबर जाओगे उतनी ज्यादा आरओसी फीस लगेगी, आपकी इनकॉर्पोरेशन फीस लगेगा आपका, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है ये चीज? तो आपको बताना पड़ेगा, ये जो बताना होता है ना, लाइफ टाइम में आप कितना नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करेगा, ये आपने बता दिया, और आरओसी बोलता है ओके, स्टाम्प लगा के तुमको दे दिया। मतलब आपका जो वो शेयर्स है उसको मैं मनी के फॉर्म में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, शेयर कैपिटल। इफ इट इज इन नंबर्स तो उसको बोलते हैं शेयर्स, बट मल्टीप्लाई बाय रुपीज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, राइट। एंड वो शेयर कैपिटल एक इंडिया का बहुत बड़ा अथॉरिटी है जिसने मुझे क्या कर दिया, स्टाम्प लगा के ऑथोराइज कर दिया ना, उसी को बोला जाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? टोटल कैपिटल विच विल बी इश्यूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो ये हो गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब हाँ हाँ, ये बदला जा सकता है, बदलने का इसका प्रोसेस है। आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद आपको शेयर होल्डर्स का मीटिंग्स में सबसे कंसेंट लेना पड़ेगा। जब जब कंपनी में अलग अलग तरह का रिजोल्यूशन होता है, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब एक तरह से कसम, ठीक है, पास करवाना, वोट करवा के पास करवाना, वो होता है रिजोल्यूशन। जैसे आप लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेता है जो तोड़ देता है, ठीक है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन करवा के शेयर होल्डर का परमिशन लेके उसके बाद में ही आप इसको अमेंड कर सकते हैं। तो देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस, इतना इजी नहीं है, खर्चा लगता है उसको करने में। क्लियर है? तो सबको समझ में आया व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? लिखना, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? देखो, एकदम पूरा थ्योरी थ्योरी चलाऊंगा तो बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल को भी टच कर रहा हूं मैं। फिर नेक्स्ट सेशन होगा, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, एक दो कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन फिर प्रैक्टिकल टच करते रहेंगे, ताकि याद भी होता रहे और ये भी चलता रहे। हाँ, अच्छा देखो, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल क्या है? बोलो बोलो। टोटल कैपिटल of the company that can be issued during its lifetime, उसको हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। बेसिकली ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख देना, ठीक है। टोटल कैपिटल लिख दो या फिर
और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसको अपन बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, एग्जाम्पल अपना ही कंपनी बना लेता है वन। B3 लिमिटेड registered with an authorized capital of rupees 10 crores divided into shares of rupees 10 each। तो मुझे बताओ हम लोगों ने हमारी कंपनी को कितने नंबर ऑफ शेयर्स का ऑथराइज शेयर कैपिटल है? 1 करोड़। यानी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हम लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर सकता है? 10 करोड़ तो रुपए है और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है, तो टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स हुआ? 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10। 10 रुपए उस शेयर्स का वैल्यू है, टोटल वैल्यू 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो टोटल कितना इश्यू कर सकते हैं हम लोग? 1 करोड़ शेयर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हम लोग इश्यू कर सकते हैं, राइट। अब इश्यू करना किसको इश्यू कर सकते हैं? किसको दे ये शेयर्स? किसको? पब्लिक को, सिर्फ पब्लिक को। जैसे कि सपोज हमारे सिटी में कमिंग वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होगा यहाँ पे, तो उसके पासेस और टिकट्स, पासेस बोलो या टिकट्स बोलो, बात तो एक ही है, एंट्री तो मिलता है दोनों से। अब वो जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है वो क्या करेगा? टिकट्स इश्यू करेगा। कितना टिकट्स इश्यू कर सकता है? उस स्टेडियम का कैपेसिटी, सपोज लेट्स से 70,000, सो आई कैन से 70,000 इज द ऑथोराइज्ड सीट जो वहां पे ऑक्यूपाइड हो सकता है, मैक्सिमम उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है। अब वो कैसे देगा? कुछ तो पब्लिक को देगा, ऑफर करेगा, आओ खरीद लो, आओ खरीद लो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कुछ टिकट्स डायरेक्टली बेच दिया जाएगा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस को? कुछ टिकट्स तो पब्लिक के लिए खोल देगा कि जाओ बुक माई शो से खरीद लो। और कुछ क्या होता है, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट दुनिया को ऐसे ही मिल जाता है ना, राइट। सिमिलरली कंपनी के शेयर्स है, सपोज हमारी कंपनी के शेयर्स है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं दो तरीके से ये शेयर्स को दे सकता हूं। एक तो नॉर्मल पब्लिक को, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक ऑफर। एक होता है मैं अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, नोन को, एनआरआईज को डायरेक्टली दे दूं, ठीक है, डायरेक्टली उनको शेयर्स दे दूं और उनसे पैसा ले लूं। उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेटली मैंने उनको दे दिया। एक होता है पब्लिक को ऑफर करके, मतलब मैं अनाउंस कर रहा हूं बुक माई शो में ओपन है, ले लो भाई खरीद लो, इतना बजे बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही कंपनी अनाउंसमेंट करेगा पब्लिक के लिए कि आप लोगों को मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप लोग शेयर्स ले लो आके मेरे से। बट इन केस ऑफ ए प्राइवेट प्लेसमेंट क्या अनाउंसमेंट करना होता है क्या? जान पहचान वालों को बस एक फोन घुमाया, बस आके ले लो, तुमको मेरा कंपनी का शेयर्स चाहिए क्या, हम ऐसे इश्यू कर रहे हैं, बोलते अच्छा ठीक है हमको दे दो 5 लाख शेयर्स, कोई बोलेगा हमको दे दो 10 लाख शेयर्स, राइट। ऐसे ही जितने में दे रहा हूं, तो यानी शेयर्स कैन बी इशूड
in two ways. We can issue shares by two ways. एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, एनआरआईज को, बड़ा बड़ा जो कंपनीज होता है, फंडिंग कंपनीज, उनको दे दिया डायरेक्टली, बिना कोई लाइन में लगाए, उनको डायरेक्ट दे दिया. उसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट. ठीक है. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनआरआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा. जब इन लोग को अपन डायरेक्टली दे देता है, जब हम लोग इनको डायरेक्टली दे देता है, तो इसको हम लोग बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट. अब प्राइवेट प्लेसमेंट जब करता है ना, तब मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं है, सीधा जान पहचान वालों को फोन घुमाओ और दे दो. लेकिन पब्लिक को कोई चीज देना है तो पहले पब्लिक को बताना पड़ता है कि हम लोग दे रहे हैं ऐसा. जैसे सपोज कोई भी चीज होता है, आज जब तुम लोग 12th क्रॉस करके कॉलेजेस के लिए जाओगे, तो क्या होगा, कॉलेज वाला लोग चीख चीख के, जो नया नया बड़ा बड़ा कॉलेज बना है, उन लोग चीख चीख के हर जगह बैनर लगाएगा, सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करेगा ना, कि आओ हमारे यहाँ पे एडमिशन ओपन है, हमारे यहाँ अप्लाई कर लो, हमारे यहाँ अप्लाई कर लो. सारा कॉलेज ऐसे ही करते हैं ना, कि आप लोग मेरे कॉलेज में अप्लाई कर लो, आप मेरे कॉलेज में अप्लाई कर लो, राइट. फिर आप लोग क्या करते हैं, जो अच्छा लगता है उसमें अप्लाई करता है. कैसे पता करते हो कि अच्छा लगता है? क्या चीज? एडवर्टाइजमेंट में तो फ्लायर्स होता है, उससे आपको पता चल जाता है क्या कि ये कॉलेज अच्छा है या नहीं है. हाँ? ऐसा कुछ नहीं है. ऑडी, बीएमडब्ल्यू ये भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन तुम्हारा सपना है कि तुम एक बार तो खरीदे. नहीं है, डिपेंड्स. देखो फंडिंग कितना है, एडवर्टाइजमेंट इज ऑल अबाउट फंडिंग, कि किसका कितना एक्सपेंस करने का कैपेसिटी है, तो इस हिसाब से फंडिंग होता है. तो एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये कॉलेज अच्छा है या नहीं? कॉलेज वाला कुछ तो ऐसा देगा ना कि जिससे तुम अट्रैक्ट हो. क्या करता है तुम लोग, वेबसाइट में जाएगा, पहले तो देखेगा उस कॉलेज में फैसिलिटी क्या क्या है, उस कॉलेज का बिल्डिंग कैसा है, वहां का क्लासरूम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तब जाके तुम लोग क्या करेगा, अप्लाई करेगा. यानी कितना कुछ देखता है ना. सपोज कोई बिल्डर है, एक नया रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, या नया प्रोजेक्ट आने वाला है, वो बोलता है यार तुम यहाँ पे एक घर खरीद लो ना. प्रोजेक्ट तो बाद में बनेगा ना, बट जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, बेचारा बिल्डिंग का ढांचा भी खड़ा नहीं हुआ, और उन लोग अपना फ्लैट सेल करना स्टार्ट कर देता है ना, तो तुमको क्या सपना दिखाया जाता है? तुमको कैसे पता चलता है उस नेकेड लैंड पे क्या बनने वाला है? क्या देखता है? ब्रोशर्स देखता है ना. अरे उन लोग सुंदर सा ब्रोशर्स बनाता है, जिसमें सुंदर सा बिल्डिंग होता है, स्विमिंग पूल होता है, प्लेग्राउंड एरिया होता है, जिम्नेजियम दिखाता है, वो सब दिखाता है ना. तब जाके तुम लोग बोलते अरे यार सॉलिड प्रोजेक्ट है, इन्वेस्ट कर सकता है. तो बेचारा कंपनी भी क्या करेगा, अब कंपनी को अपना शेयर्स बेचना है, कंपनी भी तो यही करेगा ना. कंपनी क्या करेगा, सुंदर सुंदर सा ब्रोशर छपवाएगा और तुम्हें सपना दिखाएगा कि कंपनी ये अचीव करेगा, आज तक कंपनी ये कर चुका है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये बड़े बड़े लोग हैं, कंपनी में ऑलरेडी इन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है, तुम भी करो. ये ब्रोशर तुम्हें देगा. इस ब्रोशर को बोला जाता है प्रोस्पेक्टस. क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस. विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंपनी क्या बोलता है, पब्लिक को आप आओ मेरे कंपनी में शेयर्स अप्लाई करो. क्लियर है?
तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं वो क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। जैसे कॉलेज में या स्कूल में तुम अप्लाई करने जाते हो तो उन लोग सुंदर सा देते हैं, वहां बना रहता है, वो क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। वैसे ही कंपनी तुम लोग को प्रोस्पेक्टस देगा। क्लियर है ये चीज? तो हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोस्पेक्टस चाहिए क्या? नॉर्मली नहीं चाहिए, बट इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर चाहिए, क्योंकि वहां पे लोग हमें जानते नहीं है। जिन लोगों को तुम फोन करके, अब जैसे कि सपोज मेरा कोई नोन है, उसको तो मैं फोन करके बोल सकता हूँ ना कि हाँ मेरे से आके पढ़ ले, मैं पढ़ा दूंगा तेरे को। लेकिन जो मेरा नोन नहीं है वो क्या करेगा? वो तो रिसर्च करके आएगा ना, मुझे उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो क्या हो गया? पब्लिक ऑफर। क्लियर है? तो शेयर्स दो तरीके से अपन दे सकते हैं, एक प्राइवेट प्लेसमेंट और एक पब्लिक ऑफर। क्लियर है? शेयर बेसिकली क्या है? शेयर एक इंस्ट्रूमेंट है, समान है, ये समझ लो। शेयर एक पेपर का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है। कोई सोने से जड़ा हुआ सेट नहीं है या कोई आईफोन का तरह कोई वैसा फैंसी चीज नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट है। आजकल तो फिजिकल में भी नहीं है, दिखता ही नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है? डिजिटल फॉर्म में एक सामान है जो कंपनी तुम्हें देगा और उसके बदले में पैसा लेगा। ठीक है? शेयर्स क्या है? मोटा मोटी लेमन लैंग्वेज में एक कागज का टुकड़ा है जो तुम्हें दिया जाएगा और उसके बदले में तुमसे पैसा लेगा। राइट? अब एक बात बताओ, तुम प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे कुछ भी जाओ, कहीं पे कुछ भी जाओ, कोई भी चीज लेता है और उसके बदले में पैसा देता है। जब तुम लेता है उसका कुछ वैल्यू होता है। जैसे आज तुम लेस चिप्स का पैकेट लेने जाएगा तो क्या करता है? लेस चिप्स लिया और उसके बदले में क्या करता है? उसको पैसा देता है ना, यानी उस लेस चिप्स का कुछ वैल्यू है। सिमिलरली शेयर्स का कुछ तो वैल्यू होगा ना। यदि कंपनी आपको अपना कागज का टुकड़ा दे रहा है, उसके बदले में पैसा ले रहा है, तो उस कागज के टुकड़े में उसका वैल्यू लिखा हुआ होगा ना। लेस का चिप्स में लिखा हुआ होता है ना 10 रुपए, बट दैट 10 रुपए इज व्हाट? एमआरपी। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बट कंपनी कंपनी जब वो देगा ना, वो एमआरपी नहीं है, वो उस पेपर का वैल्यू है। उस वैल्यू को हम लोग बोलता है फेस वैल्यू। शेयर्स के फेस पे, थोबड़े पे एक वैल्यू लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है? तो कंपनी, अब एक बात बताओ, मैं कंपनी हूं, B3 लिमिटेड अपना है, मेरे को शेयर्स देना है, वो पेपर भी मेरा है, उसके चेहरे पे एक वैल्यू लिखा हुआ है, बट मेरा मर्जी ना मैं वो पेपर कितने में बेचूं। सपोज ये रिमोट है, मैंने 100 रुपए में बनाया, अब इसको बेचने का वैल्यू तो मेरे को डिसाइड करना है। मैं इसको 1000 रुपए में भी बेच सकता हूँ, मैं इसको 500 में भी बेच सकता हूँ, मैं इसको 100 रुपए में भी तो बेच सकता हूँ, और मैं चाहूं तो इसको कम में बेच दूंगा, मेरी मर्जी, मेरा सामान है। ऐसा कर सकते हैं ना? राइट? बट ध्यान रखना, शेयर्स के केस में जो उसका थोबड़े का वैल्यू होता है उसको अपन क्या बोलता है? फेस वैल्यू। ठीक है? कंपनी फेस वैल्यू के नीचे अपना शेयर्स नहीं बेच सकता। कंपनी फेस वैल्यू के नीचे अपना शेयर्स नहीं बेच सकता। तो क्या भैया फेस वैल्यू के बराबर बेच सकता है? हाँ, कंपनी की मर्जी। क्या फेस वैल्यू से ज्यादा में बेच सकता है? हाँ, जितना ज्यादा में बेचना है। देयर इज नो स्काई फॉर द हायर वैल्यू। क्लियर है? बस कम में बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता। एक्सेप्शन है वहां पे, वहां एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। एक ही कंडीशन याद रखना, आज के सेशन का एंड में बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। शेयर्स एक पेपर है, उसका थोबड़े का एक वैल्यू होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। कम और नॉमिनल वैल्यू और ऑथोराइज्ड वैल्यू। ठीक है? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ऑथोराइज्ड वैल्यू लिख लेंगे अपन। कंपनी क्या इस फेस वैल्यू से ज्यादा में दे सकता है क्या? कंपनी का मर्जी। क्या फेस वैल्यू के बराबर? फेस वैल्यू से कम? नहीं, एक्सेप्ट एक सिनेरियो में, इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है? स्वेट इक्विटी शेयर्स, बेसिकली स्वेट मींस पसीना। ठीक है? तो पसीना कंपनी में कौन बहाता है? एम्प्लॉयज। या और डायरेक्टर्स कौन है? वो भी एम्प्लॉयज है। यानी जब अपने कंपनी एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को शेयर्स देता है ना, उनके नॉलेज के लिए, काम के लिए, तो कम वैल्यू में दे सकता है, अदरवाइज कभी भी नहीं।
क्लियर है? नेक्स्ट सेशन में इसके आगे यही डिस्कशन करेगा एंड देन प्रोसेस में घुसेगा। फेस वैल्यू खुद डिसाइड कर सकता है, बट नॉर्मली कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए होता है, उससे ऊपर कभी नहीं होता डिफॉल्ट, उसके नीचे हो सकता है, लॉ में लिखा हुआ। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।